नए गेस्ट जुड़ चुके हैं बजट की घोषणा के बाद और सामने आ रही है और मेरे साथ कई मेहमान खास जुड़े हैं। मेरे साथ है डॉक्टर अभिषेक शर्मा, वित्त विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज ए गेस्ट एंकर जो पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, और हमारे साथ खास तौर पर जुड़ी है अलका बत्रा जी, वुमेन एंटरप्रेन्योर है, महिला उद्यमी है, समाज सेविका है। प्रतीक सिंह जी है, कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत करेंगे डॉक्टर अभिषेक जी से। अभिषेक जी, आपने बजट को अभी पूरा देखा है, विश्लेषण समझा है, तो सबसे पहले संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का बजट है ये। जी विक्रम जी, मुझे लगता है जो आज का बजट है खासतौर पे युवा जी और साथ में उद्यमी की बात करता हूं मैं और किसानों की बात करता हूं। इन तीनों को प्रॉपर कवरेज सरकार ने दिया है आज के बजट में। और सरकार का जो बजट था, आपने देखा था आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो बजट अभिभाषण था पूरा, ये लगभग 3.25 घंटे के आसपास चला है। तो बहुत लंबा बजट है राजस्थान के इतिहास का, और हर तबके को, हर वर्ग को सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी है। महिलाओं की बात करें, उनको भी महिला छूट मिली है, उद्यमियों को छूट मिली है, समाज के विकास की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक विकास की हम लोग बात करते हैं, तो कुल मिलाकर ये लगता है कि चहुमुखी की विकास की ओर बजट अग्रसित है। और कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव अब आने वाले हैं, चुनाव से पूर्व का आखिरी बजट है, चुनावी बजट भी कह सकते हैं। बिल्कुल, कहीं लगता है कि लोक लुभावना बजट भी कहीं नजर आता है। बस देखना यह है कि धरातल पर कितना बजट आ पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभिषेक जी, आप एज ए गेस्ट एंकर भी है, तो महिला उद्यमी भी आपके साथ हैं और कांग्रेस से भी जो जुड़े हैं प्रतीक सिंह जी, तो आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। मैं प्रतीक जी से सवाल पूछना चाहूंगा। प्रतीक जी, बजट आपने पूरा देखा, सुना, जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत किया आपने पूरा देखा है। युवाओं की अगर अपन बात करते हैं, आप खुद एक युवा हैं, 500 करोड़ का सड़ने एक युवा कोष बनाने की बात करी है मुख्यमंत्री महोदय ने। साथ में युवाओं के लिए जो पेपर लीक की पहले बात आ रही थी, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात करी जो काफी लंबे समय से डिमांड चल रही थी, बजट ने पूरी कर दी है डिमांड भी। और हम युवाओं की बात करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स, ऑनलाइन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान बनाने की बात करी है मुख्यमंत्री महोदय ने, और बहुत सारी सौगात युवाओं को दी है। तो क्या लगता है कि जो आशाएं थी आम जनता को, युवा को, एक जो स्कूल पास करके कॉलेज में आता है, रोजगार की तलाश में आता है, स्वरोजगार की कोशिश करता है, क्या वो कल्पनाएं साकार हो पाई इस बजट में? देखिए, बजट जो था वो युवाओं के साथ साथ महिलाओं को और जो शोषित वर्ग है, जो बिल्कुल नकार दिया गया था जिसको सेंट्रल के बजट में, उनके लिए हम कुछ चीज़ें लेकर के आए। जैसे आप उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, तो खरीद नहीं पा रहे थे क्योंकि रिकॉर्ड है ये कि 5-6 करोड़ तो दोबारा सिलेंडर भराया ही नहीं। तो हमने एक प्रावधान किया कि उनको 76 लाख परिवारों को 500 रुपए के अंदर सिलेंडर मिलेगा। दूसरी बात, जो रोजगार की बात केंद्र सरकार करती थी कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 17 करोड़ रोजगार जो होने चाहिए थे 9 वर्ष में, तो वो दिया नहीं। तो हमने उसके लिए एक जो प्रावधान किया फिर इस बजट के अंदर कि 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। साथ साथ हमने ये किया है कि एक बार उनको रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद में वो किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए उसकी फीस नहीं लगेगी। एक पेपर लीक का जो बढ़ता हुआ जो दिख रहा था हमें, तो हमने पिछले दिनों उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। और एकमात्र प्रदेश है राजस्थान जिसमें पेपर लीक के लिए अलग से एक कानून लाया गया था पिछली बार, और इस बजट के अंदर जो मांग थी तो एसटीएफ की गठन किया गया है। और बहुत सारी आप युवाओं के लिए ले लीजिए, हमने चिरंजीवी का 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख का स्लैब कर दिया है। हमने किसानों के लिए 2000 यूनिट तक का जो बिजली का बिल है वो माफ कर दिया है। उसके अलावा बहुत सारी, मतलब मैं कहूंगा आपको 150-200 पेजेस की एक बहुत सारी घोषणाएं हैं। घोषणाएं हैं प्रतीक जी, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, ये घोषणाएं हैं। जैसे हमारे साथ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से गेस्ट मौजूद थे और उनका घोषणाएं तो बन जाती है, पर घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का काम उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से सरकार चाहती है, सरकार बजट में प्रस्तुत करती है। क्या कहना है आपका इस बार? देखिए, बजट में घोषणाएं ही होती है। बजट में तो घोषणाएं होगी कि आगे के वित्त वर्ष के अंदर हम किस तरीके से काम करेंगे। और अगर पिछले बजट की अगर मैं बात करूंगा तो 94% जो घोषणाएं थी उसकी वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। तो वित्तीय स्वीकृति का मतलब है उसके ऊपर काम चालू हो चुका है। तो हमारी सारी योजनाओं को हमने अमली जामा पहना है और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। और इस जो आज का जो बजट आया है उसमें फिर जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बोला है कि एक तो हमने नया कर कोई नहीं लगाया, किसी भी तरीके का नया टैक्स नहीं लगाया है। और जब हमारी सरकार ये कार्यकाल पूरे करने जा रही होगी 5 साल का, उससे पहले इस बजट को अमली जामा पहनाया जा चुका होगा, इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी होगी। आपने बात करी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं आज, अलका बत्रा जी। अलका जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और सोशल साइड भी आप देखती हैं। जैसा कि प्रतीक जी ने बताया, बजट में हम सभी लोगों ने सुना कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का बजट
जो मेडिकल एक्सपेंसेस की राशि थी 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जी। गई, ठीक है। साथ ही एक्सीडेंटल योजना थी, उसको भी 10 लाख तक कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये योजनाएं जो घोषणा करी है, क्या एक बड़ी राहत देगी आम जनता को? क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, योजना पहले भी आपको याद होगा कि प्रीवियस टेन्योर में भी अशोक गहलोत जी का लास्ट बजट जो आया था उसमें काफ़ी सारी फ्रीवीज बांटी गई थी और फ्री लंचेस किए गए थे, दवाइयाँ फ्री दी गई थी और बहुत सारी चीज़ें की गई थी, जो कि एक्सपेक्टेड है किसी भी पार्टी का चुनावी बजट जो है उसमें एक्सपेक्टेड है। उसमें कई क्या आपको भी सारे लगता है चुनावी बजट है? बिल्कुल 110% चुनावी बजट है और ये सब एक्सपेक्टेड था कि इसमें ये चीजें मिलने वाली है। हम लोगों को तो लग ही रहा था ये सब आने वाला मतलब ही अगर है। सरकार बजट अच्छा लेकर नहीं आए हाँ। तो हम लोग बुराई करते हैं, चाहते थे बिल्कुल, नहीं मिला, हाँ। लेकिन जो चाहते हैं वो मिल जाता है हाँ। तो हम बोलते हैं चुनावी बजट है। नहीं तो है ही है चुनावी बजट, क्योंकि लास्ट बजट में ही आप लोग सब चीज डिक्लेयर करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके आने वाले वोटिंग के ऊपर पड़ता है। तो ये तो फर्क है ही है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि मेडिकल के लिए जो किया गया है, या फिर जैसे अपने एक्सीडेंटल की योजना बनाई गई है, या फिर कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए घोषणा की गई है, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गिवन फॉर कि सरकारी नौकरी दी जाएगी उनको, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अगेन जिस बात से अभी प्रतीक जी ने कहा और सब कहते हैं और मैं भी कहती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि घोषणाएं बन के ही रह जाती हैं। सिस्टम में आने के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो तो बात हो, वो सबसे बड़ी बात है। आप देखिए जो पिछले बजट में भी घोषणाएं हुई थी, चाहे वो सेंटर से हो चाहे वो स्टेट से हो, 50-60% तक की इम्प्लीमेंट हो पाती हैं, 100% किसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर खरा घुट के रह जाती हैं, जो एक्चुअल डिजर्व्ड पर्सन है उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, चाहे वो भामाशाह योजना हो या आयुष योजना हो, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड योजना हो, चाहे कोई भी हो, तो ये फर्क पड़ता है। आप गैस की सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ ऑफ कोर्स वेलकम स्टेप दैट 500 रुपये आपने गैस के ऊपर कम करे। वैसे भी अभी लास्ट कुछ महीनों से हमारे घर के बिजली के बिल भी आई थिंक उसमें हमको रिबेट मिल रही है, उसमें रिबेट में मिल के आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि रिबेट्स नहीं मिल रही हैं, वो भी कुछ करने की, दिल्ली वाली तर्ज के ऊपर कुछ पानी बिजली फ्री करने की बात चल रही है, या फिर किसानों को बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर ये इम्प्लीमेंट होता है और सिस्टम में चलता है जैसे कि कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमको ये सब सोचना चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज की देखिए ना, फॉरेन कंट्रीज में दो चीज़ें हमेशा किसी भी सिटीजन को फ्री मिलती हैं, वो एजुकेशन और दूसरा मेडिकल। तो वो दोनों चीजें अगर हम लोग कर पाए और देख पाए तो दिस इज अगेन अ गुड वेलकम स्टेप। बट हमेशा इन सब को कंटिन्यू करने के लिए एक ऑडिट या एक कमेटी होनी चाहिए जो ये देखे कि जो घोषणा की गई है उसको अमली जामा पहनाया गया है कि नहीं पहनाया गया, वो पूरी धरातल पे आई है कि नहीं आई है, और लोगों तक, जिस तक एंड यूजर तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो। जी बिल्कुल। आपने डॉक्टर अभिषेक शर्मा, आप लगातार क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा। प्रतीक सिंह जी, आप कांग्रेस से आते हैं और शुरुआत अभी भाजपा के जो साथी यहाँ बैठे थे उन्होंने ये कहा कि जो बजट में शुरुआत में जो गड़बड़ हो गई थी, जो पन्ना दूसरा आ गया था और इतना कुछ हंगामा हुआ, तो उनका कहना था कि एक पेपर नहीं संभाल पा रहे सीएम, तो प्रदेश कैसे संभालेंगे? आपका क्या कहना है इस पर? ऐसे कहा गया है कि पहली बार ऐसा किसी बजट में हुआ है कि इतनी बड़ी, मतलब इतने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने अधिकारी हैं, उसके बीच में एक पेपर आ जाना, तो कहाँ ये चूक कहाँ मानते हैं? मतलब बहुत छोटी बात कह सकते हैं इसको। इसमें दो रिकॉर्ड टूटे ना, दो रिकॉर्ड टूटे। एक तो आपका पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर दिया आपने, और दूसरा काफी लंबा बजट पड़ दिया, तो दो रिकॉर्ड्स बना दिए सर। देखिए बजट तो लंबा किया, बहुत सारी इसको घोषणाएं ज्यादा होगी, बजट भी लंबा होगा। जी बिल्कुल। प्रतीक जी आपसे जवाब। देखिए, हम सभी यहाँ बैठे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस दुनिया में जिससे मानवीय भूल नहीं हुई है? कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया के अंदर, 8 अरब की जनसंख्या है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं। बात मुख्यमंत्री की हो रही थी और बात बजट के दौरान हो रही थी। नहीं, वो बोले उन्होंने खुद ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक बजट का पन्ना आ गया था साथ में, तो उसको पढ़ दिया थोड़ा सा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे लगता है कि पूर्णतया जो आज बात है वो बजट पे होनी चाहिए, और बजट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोशल वेलफेयर या सोशल सिक्योरिटी की कोई बात होती है तो उसको फ्रीबी कहना, कि मुफ्त की चीजें कहना, मेरे को लगता है कि ये उन गरीबों के साथ नाइंसाफी है। नहीं, बीजेपी का तो ये कहना था कि बजट आउट हो गया है आने से पहले। नहीं, बजट आउट हो गया था तो कल बता देते, उनके पास आ गया था तो वो बता देते ना कि क्या है उसके अंदर। उनको तो पता ही नहीं था, उनको पता सिर्फ ये था कि हाँ कि मुख्यमंत्री जी बहुत सारी राहत पहुंचाने वाले हैं, तो वो डिस्टर्बेंस कर रहे थे कि बजट नहीं होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो उनको पता चल गया था कि बहुत सारी घोषणा हो सकती है, तो देखिए घोषणा, क्योंकि हर साल घोषणाएं होती है और उसके ऊपर क्रियान्विति होती है। इस बजट के अंदर नई नई चीज। लगातार हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं और गेस्ट एंकर भी हमारे साथ अभिषेक जी। अभिषेक जी, आप जो सवाल पूछ रहे थे वो सिलसिला आप जारी रखें।
प्रतीक जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा मैं। कुछ वर्षों पहले तक जब हम छोटे थे सुना करते हैं राजस्थान एक बीमारू राज्य है, राजस्थान में उद्योग धंधे नहीं आते हैं, राजस्थान में टेक्नोलॉजी नहीं आती है। पर समय के साथ हमने महसूस किया, पिछली सरकारों ने, वर्तमान सरकार ने काफ़ी काम किया उद्योग धंधे राजस्थान में लाने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। और अगर विशेषतः अगर हम इस बजट की बात करते हैं तो इस बजट में गहलोत सरकार ने टेक्नोलॉजी को लेकर खजाना खोल दिया है। 17,000 से ज़्यादा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां और 10,000 से ज़्यादा प्राथमिक सहकारी समितियां को ऑनलाइन करने की बात करी है। सरकार ने टैबलेट वितरित करने की बात करी है पटवारी ग्राम सेवकों को, पत्रकारों को भी टैबलेट वितरित करने की बात करी सरकार ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स खोलने की बात करी है। क्या लगता है आपको, क्या राजस्थान टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है? क्या पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो माहौल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और टेक्नोलॉजी का, राजस्थान भी उसमें अग्रणी श्रेणी के राज्यों में शामिल हो रहा है? प्रतीक जी। टेक्नोलॉजी पे काफी समय से राजस्थान सरकार काम कर रही है और आप अभी देखेंगे तो सारे जो काम होते हैं, जैसे आप दूसरे जगहों के देख लीजिए, डिपार्टमेंट के देख लीजिए या और कहीं भी SSO ID के थ्रू होते हैं वो काम अभी भी आगे उसको बढ़ाते हुए, जैसे गिरदावरी की बात हो रही है, गिरदावरी अभी करी जाती है तो ट्रेडिशनल तरीके से कराई जाती है तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो उसमें गिरदावरी के लिए उन्होंने बताया मुख्यमंत्री जी ने कि ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत जो जहाँ पे 3-4-5 महीने लगा करते थे वहाँ कुछ चंद दिनों में 2-5-10 दिनों के अंदर वो गिरदावरी की कार्य पूरी हो जाएगी। पर क्या इस ऐप की वर्किंग को समझना जो गांव के लोग हैं उनके लिए आसान हो पाएगा? बिल्कुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि तहसीलदार मौजूद है, तहसीलदार को टैबलेट दिया जाएगा और तहसीलदार ही अवेयर करेगा कि आपको गिरदावरी किस तरीके से करनी है। दूसरी बात, अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम की अगर बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से जो अपने उबर, ओला और इन सब पे जो लोग कार्य करते हैं कर्मचारी, क्योंकि उनकी कोई डायरेक्ट सैलरी तो होती नहीं है, उनको तो जो ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं उसके ऊपर होता है, तो उसके लिए भी एक 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है कि उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। तीसरी बात मैं कहूँगा कि जो IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए फंड दिया है। उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है, जैसे आप अभी बिजनेस की बात कर रहे थे कि बिजनेस का पहले बीमारू राज्य बोलते थे, तो बिजनेस में GDP, भारत की जो GDP ग्रोथ है वो लगभग 7.5-8% है और जो राजस्थान की GDP ग्रोथ है वो 11.25% है। तो हम जो प्रदेश, जो देश की जो GDP ग्रोथ है उससे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ये सब इसीलिए हो पा रहा है कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल रही है और सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। उस हिसाब से जो व्यापार है वो पनप रहे हैं, चाहे से आप चिकित्सा की बात करिए, चाहे से और टूरिज्म की बात करिए, तो इस तरीके से। और जो GDP की ग्रोथ तो हो रही है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, पर क्या जो राजकोषीय घाटा है राजस्थान राज्य का वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या वो भी एक चिंता का विषय है? राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा उतना ही है और थोड़ा कम ही हुआ है। लेकिन जो पिछली सरकारों ने कर्ज जो ज्यादा ले लिया था, आप देखिएगा कि पिछली सरकार ने कितना कर्ज लिया और इस सरकार ने कितना कर्ज लिया है, तो पिछली सरकारों के कर्ज की वजह से राजस्थान पे कर्जा बढ़ गया है, राजकोषीय घाटा कम हुआ है। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट लगातार कम हुआ है, जहां की केंद्र सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। जो 2013-14 के अंदर फिस्कल डेफिसिट 5.5 लाख करोड़ रुपए का था, वो आज 17 लाख करोड़ रुपए का हो गया केंद्र सरकार का, और हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, GDP ग्रोथ बढ़ी है और जिसमें हमने लोगों के जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए भी काम किया है। लेकिन अगर आप सही मन से काम करते हैं, अच्छी इच्छा शक्ति के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो फिर कोई भी चुनौती सामने खड़ी नहीं हो पाती। जी अभिषेक, आप जिस तरह बात करें कि पुरानी सरकार का कर्जा था, आप वित्त विशेषज्ञ हैं, CA हैं, आप कहां तक सहमत है कि हर सरकार पिछली सरकार पर डाल देती कि नहीं उस सरकार ने छोड़ दिया, हम तो अपनी जगह सही थे? ये कहां तक ठीक है इनका तर्क? देखिए विक्रम, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है जी, पर साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि सरकार को अपने बजट की घोषणाओं को जहां अमली जमा पहनाना होता है तो वहां सरकार को अपने लिमिटेड सोर्सेज से उस रेवेन्यू की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। पर जहां रेवेन्यू कम पड़ता है तो वहां सरकार को लोन की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल। अब कुशल सरकार वही कहलाती है जो लिमिटेड लोन के अंदर मैक्सिमम अपनी बजट की घोषणाओं को पूरा कर सके। हमारे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने राज्य को कर्ज में डुबो दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कर्ज ले दिया था, कर्ज का बोझ राज्य सरकार को देकर इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप इस मामले के जानकार तो मुझे लगता है कि कर्ज होना एक स्वाभाविक सी बात है, पर किसी भी राज्य पर इंपॉर्टेंट ये है कि इतना भी कर्ज नहीं हो कि वो राज्य उस कर्ज के बोझ से दब जाए और जो विकास अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं आना चाहिए वो नहीं आ सके और उस कर्ज का बाहर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आम जनता पर नहीं आ। जी बिल्कुल। और हमारे साथ जो महिला उद्यमी है और समाज सेवी है अलका बत्रा जी, एक महिला होने के नाते, एक महिला समाज सेविका होने के नाते, एक महिला उद्यमी होने के नाते, तीनों ही रूप में आप इस बजट को किस तरह देखती हैं? अलका जी की खुशी दिखाई दे रही है आज चेहरे पर कि शायद सरकार ने बहुत कुछ महिला को दिया है बजट में। नहीं,
महिलाओं को कुछ दिया तो है। अगर उद्यमी की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ तो इस सरकार ने इस बजट में दिया है, लेकिन एक महिला उद्यमी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो महिला उद्यमियों के लिए मुझे इस बजट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने particularly। महिला उद्यमियों को भी 1 लाख रुपए तक के लोन पर 8% की ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की। एक तो मंथली भी कुछ देने का प्रावधान देखिए 1 लाख की लोन की तो आपको क्या लगता है कि ये जो घोषणा आई है एम ये टॉकिंग कुछ कम अबाउट है? जी बिल्कुल, मैं आप 1 लाख की लोन की बात कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ एमएसएमई सेक्टर या एसएमई सेक्टर विच कम्स फॉर 1 करोड़ एंड अबव। अगर आज कोई महिला उद्यमी कोई अपना उद्योग लगाना चाहती है, उनके लिए कहाँ कुछ प्रावधान नहीं है। इसके लिए हमने पहले भी, मैं कई बार खुद मेरे ख्याल से कई सालों से हमेशा एक डिमांड रखती हूँ सरकार के सामने, और हम लोग कर भी रहे हैं कि महिला उद्यमियों के लिए भी एक जैसे ईपीआईपी बना हुआ है, एक्सपोर्ट प्रमोशनल जोन बना हुआ है, या फिर आप देखिए कि जैपनीज जोन है अपने भिवाड़ी में, और इस तरह से एक महिला उद्यमियों का एक जोन बनाया जाए जिसमें कि हम महिला उद्यमी अपना जो भी उद्योग धंधा लगाने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कुटीर उद्योग, गृह उद्योग की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें 1 लाख रुपए से काम चल जाएगा। जहां पे हम कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वहां पे हम लोग आधे रास्ते में थक हार के बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी एनओसीज, इतनी क्लियरेंसेज चाहिए होते हैं जिसके लिए महिला उद्यमी हरेस हो जाती है और वो कर नहीं पाती है। मैं फिक्की फ्लो की पार्ट रही हूँ, आपको पता है नेशनल कमेटी में। हमारे फ्लो के इनिशिएटिव से तेलंगाना में एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जोन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है और वो काम कर रहा है। राजस्थान भी मैं डिमांड कर रही हूँ, मैंने कई बार हमारे फ्लो के प्लेटफॉर्म से भी डिमांड रखी है कि एक ऐसा जोन हो जिसमें कि हमको सिंगल विंडो से क्लियरेंसेज मिले, तो हम भी अपने उद्योग धंधे लगा पाए, हमें टैक्स हॉलिडे मिले। लेकिन या राजस्थान के जो उद्योग मंत्री उन्होंने तो घोषणा करी थी, नहीं है आप सर। बिजनेस शुरू करो 3 साल पोर्टल है की भी, जरूरत ऑलरेडी नहीं है। पोर्टल नहीं है, है आप सर, पोर्टल पे नहीं है। जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सिंगल प्लेटफॉर्म है, वहां से दिस आपको इज सारी नॉट NOC फॉर मिलेगी। महिला उद्यमी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल, आई एम टॉकिंग तमाम सेक्टर से प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला शुरू है। एवन न्यूज की महा कवरेज भी शुरू है। स्टूडियो में मेहमान भी अलग अलग, जो खास मेहमान है अलग अलग सेक्टर से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक शर्मा तो हमारे साथ ही है गैस एंकर, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़े हैं खास। डॉक्टर शैव्य कुमार, आप मीडिया एजुकेटर है, मीडिया शिक्षक है, और डॉक्टर जॉली जैन पंत, आप भी मीडिया शिक्षिका हैं और लंबे समय से मीडिया में काम करती आई हैं और अभी मीडिया में टीचिंग का काम कर रही हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर जॉली जैन से। जॉली जी, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस, जो सवाल वो ये है कि एक तो महिला होने के नाते, एक मीडिया पर्सन होने के नाते, एक एजुकेटर होने के नाते, ये किस तरह का है ये बजट आपकी नज़र में? देखिए, मुझे इस दौरान दुष्यंत कुमार की कुछ 2 लाइनें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये जो बजट है ये हर बार अच्छा होता है, इस बार भी अच्छा है। जैसे अगर मीडिया की बात करें तो जो पत्रकारों को डिजिटल सेवी बनाया जा रहा है, रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद कामकाजी महिलाओं को जो व्यवस्था हॉस्टल की या जो सब सारी सुविधाएं जो दी जा रही हैं, जो इनका टैगलाइन भी है कि राहत, बढ़त और बचत के हिसाब से, तो वो सब चीज़ें हैं। बस मैं इतना सा ही कहती हूँ कि इंडिया में सारी पॉलिसीज़ या जो भी है बहुत अच्छी हैं, बट उनका एग्जीक्यूशन लेवल जो है वो जाके थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो वो जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो सही से हो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बीमार को इलाज चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, अगर वो किसी प्रदेश में या देश में मिल जाए तो वो प्रदेश एक आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शैव्य कुमार, यही सवाल आपसे, प्रतिक्रिया आपकी तरफ से। जो बजट पेश हुआ बहुत लंबा चौड़ा बजट है, हर सेक्टर को छुआ है, शायद मुख्यमंत्री ने, उनकी तरफ से कोई नहीं रही है कसर, लेकिन आप क्या कहते हैं, आपकी नजर में किस तरह से है ये बजट? मैं ये कहना चाहूंगा कि बजट को अगर सामान्य तरीके से देखें, अगर शिक्षा की तरफ से अगर देखें तो उसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में कहते हैं नीड ऑफ हायरार्की, यानी जो एक नीड है, बेसिक नीड है, ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट ने उस पर काम किया कि पहले एक स्टेप आता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, फिर सिक्योरिटी, फिर उसके बाद जो है लव भी चाहिए हमें थोड़ा सा, फिर थोड़ा हमें सिक्योरिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है, और फिर 5वें स्तर पे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं नीड ऑफ हायरार्की में। अगर इसको बजट के रूप में अगर देखें, एक्सप्लेन करें, तो कलाकर्मियों के लिए उन्होंने 100 डेज के रोजगार उन्होंने दिए हैं कि कलाकर्मी 100 दिन तक रोजगार पा सकेंगे। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है किस तरह से जमीनी स्तर पे कलाकर्मियों को काम देने की बात हो रही है। रोजगार मेले आयोजित होंगे, रोजगार सिर्फ देने की बात नहीं हो रही है, 100 रोजगार मेले ये आंकड़े बताएंगे कि सरकार ने कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। परीक्षाओं में अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि 250 ऐसे
केंद्र खोले जाएंगे, ऑनलाइन परीक्षाएं, यानी अब किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं होंगे, किसी स्कूल में एग्जाम नहीं होंगे, उनके खुद के सेंटर होंगे। यानी एग्जाम की मॉनिटरिंग करने की तैयारी चल रही है कि अच्छे से एग्जाम हो। जो लीक परीक्षा और ये सब चीजें चल रही है उस पर सरकार की पैनी नजर है। इसके साथ ही सरकार ये भी कर रही है कि भर्ती परीक्षाओं में अब एक पैसा ले लिया जाएगा फिक्स, और उसके बाद बच्चों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। तो मैं अपने समय को अगर याद करूं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए मुझे जब 4-6 फॉर्म भरना पड़ता था तो घर में ये लोग कहते थे कि बहुत पैसे लग रहे हैं, परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं। तो इस तरह से जो जमीनी स्तर पे गवर्नमेंट में खासतौर से दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की जो बात हुई है, ये भी एक अपने आप में सोचिए कि कोई विश्वविद्यालय प्रॉफिट या लॉस में जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए विश्वविद्यालय खोलना जहां पे कोई प्रॉफिट की बात नहीं है, एक ह्यूमन ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे सरकार ने ये सोचा है कि हम काम करेंगे। तो इस बजट को आम बजट नहीं समझना चाहिए, दरअसल ये एक विकास मॉडल है राजस्थान का। जी जी बिल्कुल डॉक्टर शैव्य कुमार, आपने बहुत अच्छी से व्याख्या करी जो पॉइंट्स से शिक्षा से जुड़े। और हमारे साथ जो खास मेहमान है डॉक्टर अभिषेक शर्मा, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वित्त विशेषज्ञ हैं, लेकिन आज गेस्ट एंकर के रूप में भी मौजूद है यहाँ पर। तो अभिषेक जी, मैं आपसे कहूंगा कि आपके मन में जो सवाल जो वित्त से जुड़े हैं, जो अलग से जो सवाल होते हैं, तो वो आप पूछना चाहे तो मेहमानों से पूछ सकते हैं। एक जनरल सवाल में डॉक्टर शैव्य आपसे लेना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि इस बजट को आम बजट नहीं समझना चाहिए, बहुत सारी घोषणाएं बजट के अंदर हुई है, और डॉक्टर जॉली ने बताया था कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। किसी प्रसिद्ध कवि की पंक्तियां बताई थी दुष्यंत कुमार जी की। तो आपको लगता है कि जो छात्रों के लिए सौगात ये बजट लेकर आया है, जहां तक घोषणा करी सरकार ने, पेपर लीक रोकने के लिए स्पेशल विंग बनाने की बात करी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर सरकार ने बात करी है, कंपटीशन के लिए अगर आप एक बार फीस जमा करा दें तो आपको बाकी किसी भी एग्जाम्स में, जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, जरूरत नहीं है फीस जमा कराने की। उसके बाद भी आपको लगता है कि छात्र हंगामा करेंगे इस बजट को लेकर? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि सरकार को हमने चुना है और जब तक उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए तब तक पूर्ण विश्वास के साथ उसके साथ खड़े रहने चाहिए। यही किसी देश को देश बनाता है, नहीं तो हम तो किसी एक जगह पे सिर्फ रहते हैं। तो एक विश्वास अगर सरकार का युवाओं के प्रति है और सरकार ने उनको स्पेस दिया, उनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, सोचिए कि कितना बड़ा मार्केट रिसर्च हुआ होगा ये तय करने के लिए कि गवर्नमेंट खुद के लिए एक सेंटर बनाएगी कि वहां एग्जाम कराया जाएगा। उन्होंने सिर्फ रोजगार देने की बात नहीं की, उन्होंने 100 रोजगार मेले आयोजित करने की बात की, यानी आप डेटा मांग सकते हैं। तो एक विश्वास उन्होंने जन्माया, ऐसी घोषणाएं हैं जो कि वास्तव में उनको जमीन पे उतारा जा सकता है।